जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों आज मैंने टाइटल दिया है वार-ओपी 1 इनजस्टिस, वार-ओपी 2 इनजस्टिस, फिर उसके बाद मेमोरेंडम। अभी लोग जो है वार-ओपी 2 के बारे में बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे हैं और एक शख्स ऐसे है दीवान सिंह, वो कहता है कि बाकी किसी को मेमोरेंडम बनाना नहीं आता। यही है दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा और पीएचडी, एलएलबी, पता नहीं क्या क्या डॉक्टरेट लिया उसने। दोस्तों सबसे पहले जो है ना, जो शख्स ये दीवान सिंह जो है अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, चलो ठीक है, जो मेमोरेंडम उसने बनाया किसी और के लिए, वो उस संगठन के लिए अच्छा रह सकता और जिसने बनाया वो अपना बोल सकता है, लेकिन किसी को दूसरा संगठन का मेमोरेंडम के बारे में बात करने का कोई हक ही नहीं है। दूसरे संगठन ने जो मेमोरेंडम जो बनाया, किस बेसिस पे बनाया, आपको क्या मालूम है? दोस्तों सबसे पहले आप सबको मालूम है कि वन रैंक वन पेंशन 2015 में जब नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज नहीं था। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज नहीं था? पहले नोटिफिकेशन में जो है रिजर्विस्ट के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं था, एसीपी एमएससीपी का कोई जिक्र ही नहीं होता। नोटिफिकेशन में जो है बाकी किसी के बारे में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब टेबल बनाया था, टेबल नंबर सर्कुलर नंबर 555 टेबल 7 में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज गुजार दिया। जब नोटिफिकेशन में ऑनरी नायक का, ऑनरी हवलदार का जब कुछ भी नहीं था, तो फिर टेबल में कैसे आ गया? इसके बारे में जो अपने आप को टाम टाम करते हैं ना उस टाइम का, कि वी आर द ओनली एसोसिएशन फाइटिंग फॉर जेसीओस एंड अदर रैंक्स, व्हाट नॉट फिलाना दिखाना, वो क्या कर रहे थे इसके बारे में मैंने भी उनका जो ब्लॉग रेगुलर देखता हूं, एक भी लफ्ज उसमें उसके बारे में नहीं था। सिर्फ एक शख्स मैं था कि जो हमेशा रिजर्विस्ट, ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नैप्सदार के बारे में बात करने वाला। दोस्तों ये जो मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर वार-ओपी 1 से अगर कोई भी बात करता ना, तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता, बहुत सारे लोगों को। आज मैंने एक वीडियो देखा था ये नायब सूबेदार दीवान सिंह का, कि रक्षा मंत्री से मुलाकात। दोस्तों ठीक है, रक्षा मंत्री से मुलाकात किया, जो इन्होंने मेमोरेंडम में दिया वही चीज वहां डिस्कस किया, लेकिन जब रक्षा मंत्री से जब मुलाकात हुआ है तो एक्स ग्रुप के बारे में वहां क्यों नहीं बात हुआ? जब रक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ था, सबसे जो बुरा हाल हुआ है, जो वार वेटरन्स यानी कि वार वुंडेड डायरेक्ट पेंशनर और जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स, जो लेडीज है, तो लेडीज है जिनके जो है हस्बैंड 10 साल से कम सर्विस में जिनका डेथ हो गया, मतलब शहीद हो गया, उनको कुछ भी नहीं मिला। वार-ओपी 1 में थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन वार-ओपी 2 में वो भी नहीं मिला। इसके बारे में मतलब जो इस देश के लिए जो अपनी जान कुर्बान किया है, उस शख्स के बारे में आपने क्यों नहीं बात किया रक्षा मंत्री जी से? आप जो है जो काम नहीं होने का उसी के बारे में बात किया। आपने जो है कि मिनिमम पेंशन जो है 17,000 रखने का बात किया। आपको मालूम है ये हो नहीं सकता। ये किसको आप मतलब बेवकूफ बना रहे हो? एक संगठन कहता है कि 75% मांग रहा है और आप मांग रहे हो कि फुल 100%। वेरी गुड मिस्टर दीवान सिंह जी, आपके जो है ना कनिंगनेस को मैं तारीफ करता हूं।
एक साइड आप कहते हो कि दूसरे संगठनों को जो है विज्ञापन बनाना आता नहीं आता, मेमोरेंडम वो नहीं बना सकते। आपने क्या बनाया? आपके जो मेमोरेंडम है उसमें एक्स ग्रुप नायब सूबेदार के बारे में ज्यादा जिक्र किया। आप अपने जो मेमोरेंडम में कहते हो कि हवलदार तक जो मिला है लेकिन नायब सूबेदार को नहीं मिला, वो भी खास करके एक्स ग्रुप नायब सूबेदार को। आप क्या सोचते हैं कि जो आप जो समझते हैं कि सीक्रेट, हम सीक्रेट रखेंगे, इसको हम सीक्रेट रखेंगे। इस दुनिया में कोई भी चीज सीक्रेट नहीं होता। हम कभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपके रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात होने के बाद भी आपने शहीद परिवारों के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। यह आपके वीडियो से हमें पता चला। आपने जो सर्विस के दौरान एट्रीब्यूटेबल टू डेथ, डेथ एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, जो एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस डेथ है, जिनको स्पेशल फैमिली मिलता है, अगर 5 साल 6 साल 7 साल की अगर सर्विस है तो उनको कोई फायदा ही नहीं है वार ओपी 2 में। तो आपने क्या किया? आपके मेमोरेंडम में उनके बारे में तो कोई लफ्ज नहीं था, ना मेमोरेंडम में था, ना रक्षा मंत्री के साथ जो मुलाकात किया उसमें भी नहीं था। आपने वहां जाके सिर्फ पॉइंट रखा एक्स ग्रुप नायब सूबेदार का। चलो ठीक है, आप एक्स ग्रुप नायब सूबेदार है, उसके बारे में तो चीज रखा। आप इतने बात करते हो ना, एक चीज की जवाब दे दो आप। बाकी लोगों को मेमोरेंडम बनाना नहीं आता, चलो मैं मानता हूं हम लोगों को मेमोरेंडम बनाना नहीं आता, क्योंकि हम आप जितने पढ़े लिखे हैं उतना तो हम पढ़ा लिखा नहीं है। आप तो एजुकेशन कोर्स से डायरेक्ट हवलदार है, तो इसलिए आपको ज्यादा ज्ञान है। आप एक बात बताओ कि कुछ पेंशन रेगुलेशन एक्ट एक चीज है, आपको मालूम है? पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से किसको कितना मिलना है ये तो है ना। आप सर्कुलर 61 के हवाले दे रहे थे ऑनरी नायब सूबेदार के लिए। आपने कभी ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन रेगुलेशन एक्ट रिवोक करने के लिए कभी बात ही नहीं किया। आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, पेंशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में आपको कोई चीज मालूम नहीं, इसलिए बात नहीं किया होगा। अगर आपको पेंशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में पता है फिर भी बात नहीं किया, इसका मतलब आप जो है ऑनरी नायब सूबेदार के लिए काम नहीं करना चाहते। दोनों में एक बात सच्चा है, आप बताओ सच्चाई क्या है? अभी दूसरा क्या कि जो रिजर्विस्ट है, रिजर्विस्ट का हमें भीख नहीं चाहिए, हमें 1 रैंक 1 पेंशन भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि रिजर्विस्ट का जो है पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में आपने बात क्यों नहीं किया? आपने आज तक इसके बारे में जिक्र नहीं किया। हाँ, अभी आगे करेंगे क्योंकि मैंने बात कर लिया ना, अभी आप उसके बारे में अभी बात करोगे, मुझे मालूम है। आपको तो मैं आज से नहीं 2015 से जानता हूं आपके जो आदत क्या है। आपने जो ऑनरी नायब सूबेदार के बारे में सर्कुलर 61 के बारे में जब बात किया इतना दिन से, और रक्षा मंत्री से, आपका सेक्रेटरी, आपके चेयरमैन साहब तो आया नहीं। अगर आपका चेयरमैन साहब आ गया होता तो चेयरमैन साहब से भी मैं सवाल करता था, लेकिन आपके चेयरमैन नहीं आए, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, जो आप संगठन जो ऑल इंडिया लेवल, पैन इंडिया जो अपने आप को कहते हो, पैन इंडिया लेवल में जो ऑनरी नायब सूबेदार फैमिलीज, यानी कि जो ऑनरी नायब सूबेदार 2006 से पहले जिन लोगों का मृत्यु हुआ था, उन परिवारों को मतलब एक 2006 से आईएएस क्यों नहीं मिला? उनके साथ जो नाइंसाफी हुआ था वार ओपी 1 में, इसके बारे में आपने कभी एक लफ्ज भी बात नहीं किया। और जो आपने एक और चीज बताया कि मतलब पॉलिटिक्स आप लेके आ गया कि आपकी जो ब्लॉग में, वो उसके बारे में दूसरा दिन बात करेंगे, वो क्या चीज है? वार ओपी का 11,000 और 8,300 का जो केस बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं ये बात करना चाहता हूं, पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से उस परिवारों को जो है 2006 से ऑनरी नायब सूबेदार फैमिली पेंशन कितना होना चाहिए एज पर सर्कुलर 568,
ये तो कभी बात ही नहीं सॉरी, एज पर पेंशन रेगुलेशन एक्ट और एज पर सर्कुलर 568 जो ऑनरी नायब सूबेदार का 8330, इसके बारे में इसका फायदा पहले वालों को क्यों नहीं मिला? जो एएफटी में जाते उनको मिलता है, इसके बारे में आपको कोई ज्ञान है? आ गया मेमोरेंडम बनाने वाले, वेरी गुड मिस्टर दीवान सिंह, आपको तो तारीफ करना पड़ेगा, आपको तो इतना तारीफ करना पड़ेगा कि मतलब आप मास्टर हो। आधा सच आधा झूठ मैं नहीं बोलता हूं, आप बोलते हो। जो ऑनरी नायब सूबेदार जो सर्कुलर 568 की वजह से 8330 जो जिनको मिला, 8330 कैसे मिला है? उसका ग्रेड पे हो गया था 4200 और वार ओपी के बाद फिर 2000 मतलब 800 में कैसे आया? हाँ, सर्कुलर नंबर 555 पहले आया, सर्कुलर नंबर 568 बाद में आया और सर्कुलर 631 बाद में आया। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम था, और ये जो चीज जो है आपने रक्षा मंत्री से डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। सर्कुलर 568 में ऑनरी नायब सूबेदार को जो 8330 जो दिया है, ये 8330 जो है रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर, और ये रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर जो है 568 सर्कुलर बाद में आया, 555 पहले आ गया था। तो 555 से मतलब वहां पे एक अमेंडमेंट होना चाहिए था जो नहीं हुआ। यह कानूनी गलत है। और आपको जो है, जब आपको कानून ही नहीं पता, आप इसके बारे में क्यों नहीं बात किया? इसके बारे में कोई शब्द नहीं, आप तो यही बोलते कि नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये सवाल क्यों नहीं किया? और ऑनरी नायब सूबेदार, उसके बाद ऑनरी हवलदार का पेंशन रेगुलेशन एक्ट आप उठा के देखो। आप इतनी बात करते हो, सर्कुलर 430 501 सारी बात करते हो ना। सर्कुलर 430 और 501 में जो ऑनरी हवलदार का कितना था? एज पर पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1 रुपया कम था। और वार ओपी के बाद ऑनरी हवलदार को जब नायक बनाया और ऑनरी नायक को सिपाही बनाया, आप कहां थे भाई साहब? आप तो उस टाइम भी आपका तो यूट्यूब चैनल था, इसके बारे में कभी आपने यूट्यूब बनाया नहीं है। हमने बनाया, मैंने बनाया 2017 में इसके बारे में। आप क्यों नहीं बनाया? अभी इतना बना रहे ना, रोज सुबह मतलब रात को यूट्यूब बनाना और सुबह 7:30 बजे उसको मतलब निकालना। 2015 से आपका जो है यूट्यूब चैनल मई 2015 से चल रहा है और 2022 में आपका पहला वीडियो निकाला। आपने जो निकाला पहला वीडियो 2022 में, यानी कि 15 से लेके 22 तक का आपका एक भी वीडियो नहीं है। उस टाइम क्यों नहीं निकाला? जो भी प्रॉब्लम था, जो भी नाइंसाफी, जो भी इनजस्टिस हुआ लोगों के साथ, आपने क्यों नहीं बात किया उस टाइम? आप अभी इसलिए डाल रहे हो कि आपको जलन हो रही है, किसी दूसरे संगठन आगे आ रहा इसलिए आपको जलन हो रही है, किसी का गोद में बैठ के आप सारे तीर चला रहे हो। आप चलाते रहो, हम भी जवाब देते रहेंगे। सबसे पहले जो है आपने जो किया बताया ना कि रक्षा मंत्री से हमारा मुलाकात हुआ, हम 9 आदमी गए थे, हमने वीडियो खींचा, सब कुछ किया। ऐसे तो बहुत लोग करते हैं। कपिल और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बहुत बार गए हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हम आश्वासन के लिए नहीं बैठे हैं। आपने जो पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला? इसके बारे में आपने सवाल क्यों नहीं किया? यही हमारा सवाल आपसे। अगर आपने रक्षा मंत्री से अगर आपने ये सवाल नहीं किया तो इसका मतलब आपका रक्षा मंत्री से मिलना भी बेकार था, और जो अपने आप को जो है पढ़ा लिखा बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं ना, ये भी एक बकवास है। और कुछ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आपको पेंशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में मालूम नहीं है। आप पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एक ऑनरी नायब सूबेदार को कितना मिलना चाहिए आपको मालूम है? जाके पढ़ो। अभी तक वो सारे पेंशन रेगुलेशन एक्ट जिंदा है, अभी तक आप पढ़ो, उसके हिसाब से क्यों नहीं मिला? ये सारे सवाल पूछो। ये बिना मतलब जो जंतर मंतर में बैठे हैं ना, उनके इसमें जाके उंगली मत करना। अगर सवाल करना है सीधा अथॉरिटी से सवाल करो, क्यों नहीं दिया?
दोस्तों ये इनजस्टिस जो मैं बता रहा हूं ना, इनजस्टिस हुआ है रिजर्विस्ट के साथ, इनजस्टिस हुआ है ऑनरी नायक सूबेदार के साथ, इनजस्टिस हुआ है ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदारों के साथ, और इनके जितने भी ये फैमिली पेंशन है उन सबके साथ हुआ। दोस्तों ये दीवान सिंह कहता है ना लास्ट रैंक हेल्ड पेंशन, जो लास्ट रैंक हेल्ड पेंशन केसेस, ये तो सॉल्व हो गया। कहां सॉल्व हुआ, कौन सी मतलब यूनिवर्सल जजमेंट है? आज भी जो कोर्ट में एएफटी में जाता है उन्हीं को मिलता है, और यहां तक ये भी नहीं मालूम है इस शख्स को, और ये कहता है कि हम जाके रक्षा मंत्री से मिलके आए, हम 9 सदस्य थे, क्या औकात लिया रक्षा मंत्री से? जब आपने कपिल से पूछा, जब आपने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर जब कमेंट डाला था, ये लोग जाके मिलके आते, क्या कर लिया? अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने कौन सा सवाल किया? जो मेमोरेंडम में था वही आपने वहां बताया, और आप ये कहते हो कि सिर्फ एक्स ग्रुप नायक और एक्स ग्रुप नायब सूबेदार को नुकसान है, बाकी किसी का नुकसान नहीं है। ये आपके मेमोरेंडम में है एक पॉइंट, इसका मतलब वही ग्रुप सब बराबर है। आपने अपना जो है ना मन की बात वहां कर लिया कि आपका जो संगठन जो है वही ग्रुप वालों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स ग्रुप वालों के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आपके चेयरमैन भी एक्स ग्रुप है, आप भी एक्स ग्रुप हो, सारे के सारे एक्स ग्रुप वाले मिलके आपके संगठन में जो वही ग्रुप वाले हैं उन सबके साथ आप धोखा कर रहे हो। वही ग्रुप नायब सूबेदार, वही ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार, दोनों का बराबर क्यों नहीं है? इसके बारे में रक्षा मंत्री को बताया आपने? एक्स ग्रुप नायब सूबेदार और एक्स ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार दोनों को 24 साल का बराबर है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वाई ग्रुप में क्यों डिफरेंस है, इसके बारे में बात किया? जो नायब सूबेदार वाई ग्रुप का है वो एक्स ग्रुप हवलदार से कम ले रहा है, जो मतलब कानूनी तौर पे गलत, इसके बारे में आपने कभी आवाज उठाया? और भी बहुत चीज है दीवान सिंह, ये मत सोचो कि मतलब मोहन रंजन चुप बैठा रहेगा। अभी मैं सवाल करता रहूंगा, आप भी जवाब देते रहोगे, मैं जानता हूं आपके जवाब देने का मतलब किस तरह आप जवाब दोगे मुझे मालूम है, एक एक मैं लेके आऊंगा अभी, क्योंकि आप ऐसे शख्स हो जो हमने जो आइडिया दिया था 2016 में, आपने उसी की वजह से सारे मतलब हंगामा करके हम लोगों को बाहर निकाला था ना, वो चीज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और साथ में साथ के साथ जो है हमारे साउथ इंडियन के लोग कहते हैं कि सर ये सारे कारनामे जो है सारे चीज तमिल में डालो और इंग्लिश में भी डालो, मैं अभी ये भी काम करूंगा, और जो भी मैं हिंदी में डालता हूं उसी का जो विवरण मैं तमिल और इंग्लिश में डालूंगा। देखते रहना, आप जो कर सकते हो करो, और कितना दिन आप आवाज देते रहोगे जंतर मंतर करके? करते हो, हम भी आपको जवाब देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मेरा जो है मोटिव किसी को मतलब नीचा दिखाना या किसी संगठन को नीचा दिखाना नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अफवाही संगठन जो है जिसका जो चेयरमैन हमारे जो सिद्धू साहब है, उसके बारे में मैं कभी गलत शब्द नहीं यूज करूंगा, और ना उस संगठन के बारे में, क्योंकि वो संगठन हमारे हाथ का बनाया हुआ गुड़िया है, तो इसलिए मैं उस संगठन को बुरा नहीं करता हूं। और ऑनरी नायब सूबेदार गुरुचरण सिद्धू, उनको भी मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बहुत नेक और ऑनेस्ट इंसान है, लेकिन बीच में ऐसे दीवान सिंह जैसे जो शख्स है ना, यही खराब करते हैं, और ये खत्म करके छोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।